जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। इसका हम MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको 9 नंबर इस वीडियो से मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा टोटल 12 नंबर मिलेगा। और कैसे 12 नंबर मिलेगा आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखते हैं तो आपका सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है, जो कि ऑब्जेक्टिव से 4 या 3 नंबर का पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव से 9 नंबर फिक्स है तो फिक्स आता ही है। तो जाके पहले अगर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो जाके पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, तब आप देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, या तो यहाँ के आई बटन में भी जाके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्टिव कराने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। 1 नंबर प्रश्न और आपको हम शुरू में ही बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह विश्व के 4 सभ्यताओं में से एक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता। और इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। समझिएगा मेरे दोस्त, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर सबसे पहले जो खोजा गया था वो किसका? हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया था। कब? तो 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। और आपसे ऑब्जेक्टिव में 3 प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। और क्या था ये? नगर सभ्यता था। क्या था? नगरी सभ्यता था। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, मतलब आपको 3 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई, मतलब कि जो है ना मोहनजोदड़ो हो गया, चौंद्रो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा, उसके बाद अन्य जगहों पर खुदाई करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी तथा हड़प्पा में ही इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसके चलते ही इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मतलब कि जैसे कह समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जगह का नाम है, और वहाँ पर ही हड़प्पा नामक स्थान पर ही खोजा गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको हम सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश किए, और आपको समझ में आया भी होगा। और आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है। एक ईयरफोन ले सकते हैं अपने मोबाइल से, 50, 60 या 100 रुपये तक ले सकते हैं, हाईएस्ट दाम रहता है, वो ले लीजिए। और एक अच्छा सा रूम जो शांत हो, वहाँ पे चले जाइए और 1 से 2 बार वीडियो देखिए। नहीं हो रहा तो एक याद करने का सबसे बेस्ट फार्मूला बता रहे, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। पक्का आजीवन आपको याद रहेगा, ठीक है। याद रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक। इतना चैलेंज हम देते हैं, सर का एक बात मान लीजिए, तो जो बोले हैं अगर ये मान लीजिएगा तो पक्का आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न में। और 2 नंबर में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में परिभाषा लिखे या परिभाषित करें। दोनों तरीके से कह सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पकड़ना क्या? स्नानागार। स्नानागार जहां पर दे दिया, उसके बाद कुछ भी प्रश्न में लिखा रहा है, आपको स्नानागार के बारे में ही बताना है, ठीक है। चलिए, हम इसके बारे में उत्तर देते हैं। स्नानागार के बारे में भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताए हुए थे। कब? जब आप एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखे थे तब। तो आज जाके देख सकते, लिंक का डिस्क्रिप्शन में। अगर आप टाइम दीजिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस नंबर ला लीजिएगा, अगर अभी से आप टाइम देते हैं तब। और नहीं तो अब 12 की तरह अगर बवाइएगा तो 450 से क्या 300 पर प्लस पे आने पे आफत हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम मत कीजिएगा। अगर अभी से लाना है अच्छा, अगर उम्मीद रखें, हौसला है कि मेरा अच्छा से अच्छा नंबर आए, तो अभी से लग जाइए तैयारी में, ठीक है। चलिए, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है। क्या है? देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? मोहनजोदड़ो का है। क्या का है? मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक अद्वितीय नमूना है। आपको क्या बताया है? 4 सभ्यता था। 4 सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता था, और जो कि एक अद्वितीय नमूना था। मतलब ऐसा कोई दुनिया में था ही नहीं। समझ रहे मेरे दोस्त?
ऐसा कोई था ही नहीं। यह स्नानागार एक चबूतरा पर बना हुआ था। ये जो स्नानागार था ऐसे बना हुआ था, चबूतरा की तरह समझते हैं ना कि सीढ़ी की तरह जैसे लगा जाता है, उस प्रकार से बना हुआ था। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब देखिए, जो नीचे उतरने के लिए क्या होती, सीढ़ियाँ, और चढ़ने के लिए भी सीढ़ी था, ठीक है। बगल में एक कुआं हुआ ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना है। देखिए यहाँ पर स्नानागार है और इसके बगल में क्या है, कुआं है, जो कि निरंतर पानी उसमें रहे। और वहाँ पर अगर कम जाता है स्नानागार में तो वहाँ से पानी इसमें डाला जाता है ताकि इसमें पानी कभी कम न हो, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है, एक कमरा है जो संभवतः कपड़े बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता है। देखिए समझिए, इस स्नानागार का जो उपयोग है, प्रयोग उपयोग जो भी कर सकते हैं, इसका जो उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे कोई धार्मिक स्थान हो गया, वहाँ पर कोई पूजा पाठ हो गया, इसीलिए किया जाता है। कोई विशेष अवसर हो इसी पर कि हाँ क्या, ये मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के लिए, ठीक है। चलिए अब इसे कहा है कि इतिहासकार मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। देखिए ये जो है ना, क्या कहा है, मार्शल ने कहा, क्या क्या, इतिहासकार मार्शल ने जो कहा है कि विश्व का सबसे आश्चर्यजनक ये जगह है, कौन, तो ये हमारे स्नानागार कहाँ का है, मोहनजोदड़ो में है। ये जो आपको दिखे, और इससे भी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है, फुल डिटेल हम कह रहे हैं ना, आपको फुल डिटेल में पढ़ना एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में 1, 2, 3 पार्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। उम्मीद रखिए आपको एक रत्ती भी सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा अगर देख लेते हैं तब, ठीक है। या तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क करके पूरा का पूरा PDF एक साथ ले सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपका है उन सभी का नोट्स, मॉडल पेपर जो भी चाहिए आपको सब चीज़ मिलेगा। इस नंबर पर आप एक बार संपर्क कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त, एक बार आपसे बताइएगा लाइक करके। अगर आप बता देते हैं कि सर मुझे समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। एक बार समझ आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। हम आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे करने के लिए, सब्सक्राइब आपके डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, लेकिन लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करिए। ये सबसे हाईएस्ट पूछा गया प्रश्न जो कि 5 नंबर का है, तो इसे याद रख। देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सब का सब इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि नहीं पूछा गया है, इसमें सब का सब प्रश्न पूछा गया है। MVVI लिखा है तो MVVI ही है, ठीक है। और लास्ट में आपको 2-4 प्रश्न दिया भी गया है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना के बारे में बताते हैं। नगर के बारे में देखिए तो आपको बताना क्या है, सबसे पहले देखिए हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। शहरी कह सकते हैं या नगरी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से, हड़प्पा से, जो तत्कालीन विश्व में कहीं नहीं थी। मतलब ऐसा जो तत्काल में दुनिया में ऐसा नहीं थे, पूरा विश्व में नहीं थे। पूरा हड़प्पा नगर 2 स्थलों में विभाजित है। मतलब जो पूरा हड़प्पा सभ्यता है वह 2 भागों में बटा हुआ था, एक ऊपरी और एक निचली क्षेत्र में बटा हुआ था। कितने, तो एक ऊपर वाला में एक नीचे वाला भाग में बटा हुआ था। कौन, तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता। ऊपरी अथवा गढ़ी के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन के अवशेष मिले हैं। क्या मिले, अवशेष मिले। और निचले नगर क्षेत्र में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, नलियों, स्नानागार आदि के अवशेष ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर तो मिलने का जो कारण था, अब देखिए जो नगर योजना क्यों कहा जा सकता है, तो नगर के कुछ न कुछ विशेषता होना चाहिए। तो अगर याद, इतना तो याद आप कर लीजिएगा अपने मन से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा खासकर आपको याद रखना क्या है, सड़क, गलियाँ। यहाँ सड़क और गलियाँ जो थी वो सबसे मशहूर थी। आवासीय भवन था, यहाँ पर भवन बहुत बड़ा बड़ा था। नालियाँ थी, क्या थी, नालियाँ थी बड़ा बड़ा। स्नानागार, जो कि मैं आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से, स्नानागार ये भी था, मोहनजोदड़ो से मिला। आदि के अवशेष ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा किया। मतलब कि एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करता है कि हाँ ये जो हड़प्पा सभ्यता है वह आधुनिक नगर के ही ओर से था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि नहीं है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए आपसे थोड़ा सा कमेंट करते थे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं कमेंट करते तो बहुत ही बुरा लगता है कि कमेंट नहीं करता है, क्यों, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है, टोटल 11 प्रश्न है, 11 के 11 प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में हम आपको बताए हुए थे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग, उसे लिपि का ज्ञान था, बट कैसा, तो आपको हम बताए हुए थे। कब,
एक्सप्लेनेशन, जितने भी आपको सब्जेक्टिव देखेंगे आगे वो सब एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, आप बना लेते खुद खुद बना लेते ये सब, ठीक है। तो जाके जरूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था। क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, जिसे वे चित्रों या चिन्हों द्वारा दर्शाते थे। किसे द्वारा? चित्रों, मतलब कि कोई चित्र उत्र लिख कर दर्शाते थे। अथवा हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक। कैसे थी? भाव चित्रात्मक थी। इनके लिपि 64 मूल्य चिन्ह थे और 400 कुल वर्णों की संख्या थी तथा इसकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभी में समर्थ है, मतलब कि यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वैज्ञानिक जो है पढ़ने में असमर्थ है, ठीक है। विज्ञानी अभी तक इस लिपि को पढ़ने में असमर्थ है। देखिए इसका लिपि जो था दाएं से बाएं की ओर लिखा जाती है। ऑब्जेक्टिव में खासकर आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, तो ये भाव चित्रात्मक थी। एक नंबर ऑब्जेक्टिव ये हो गया। और इसकी लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की ओर। जैसे नाम हम लिखते हैं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिए हम दिखाते हैं, जैसे मेरा नाम लिखना है तो कुंदन होता है, ऐसे होता है ना। देखिए कुंदन हो गया तो यहाँ पर 9 देंगे, 2 देंगे दाई से और इसे देंगे, ठीक है। देखिए दाहिना साइड से हो गया। और ये हमारा जो चल अभी अब वर्तमान में जो लिखते हैं वो बायां साइड से लिखा। यहाँ पर क्या करा? दायां से बायां लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विशाल अनानागार पर टिप्पणी लिखे। क्या करा? अनानागार, मतलब कि अन्न रखने वाले चीज पे आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो विशाल अनानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। क्या है? सबसे बड़ा भवन है। इसीलिए क्या क्या भवन के कारण भी इसे क्या करता है? शहर की ओर मोड़ देता है। कहते हाँ ये शहर था, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो से मिला है, 2 चीज मोहनजोदड़ो से मिला है, एक अनानागार, एक स्नानागार, जो कि बहुत बड़ा बड़ा था, ठीक है। इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। किसका? तो अन्न उनके जो किया जाता था, किसका? अन्न का उपयोग किया जाता था, ठीक है। इसकी लंबाई 4572 मीटर, चौड़ाई 2286 मीटर है। इसका द्वार नदी की ओर खुलता है। क्या खुलता है? इसका द्वार जो है नदी की ओर खुलता है। किसका? तो ये हमारे स्नानागार का, ठीक है, जो कि कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ज़्यादा खासकर ये याद रखना है कि कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। किस लिए किया जाता है? तो अनाज उपयोग के लिए रखा जाता है, जो कि सुरक्षित रखने के लिए कि बारिश उरिश हो गया तो उस टाइम अनाज खराब नहीं हो जाए, इसलिए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। ये 2 नंबर का प्रश्न आपको हर साल पूछा जाता है, तो पूछा जाता है, कभी नहीं ऐसा कि नहीं रुक आया है, ये हर साल आता है, ठीक है। जाके देखिए 2021, 20, 21 जितना भी देखिएगा ये आपको ये मिलेगा, ठीक है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पुरातत्व 2 शब्दों से बना है। क्या बना है? पुरातत्व 2 शब्दों से, पुरा और तत्व से मिलने से बना है, जिसमें पुरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ होता है सामग्री। क्या होता है? पुरातत्व जो आपके हैं 2 शब्दों से मिला है, जो कि तत्व, पूरा और तत्व से, जिसका पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व का अर्थ होता है सामग्री। मतलब कि जो प्राचीन समय में जो सामग्री प्राप्त हुआ है उसे ही हम पुरातत्व कहते हैं। उत्खनन से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होता है उसे पुरातत्व कहते हैं। जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी आदि कुछ कर सकते हैं, पत्थर उत्थर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया ना मेरे दोस्त। अब से पूछा जा सकता है पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरा और तत्व। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व का अर्थ क्या होता है? सामग्री, अर्थात प्राचीन समय में जो प्राप्त सामग्री होते थे उसे हम पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ क्या होगा मेरे ख्याल से आपको। चलिए अब आपके सामने आ गया 7 नंबर प्रश्न में कि हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई व्यवस्था तथा उसके साधनों को बतावे। हड़प्पा सभ्यता एक कृषि प्रधान सभ्यता थी। क्या थी? आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कृषि प्रधान सभ्यता थी। कैसी थी? कृषि प्रधान सभ्यता। कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि जो है अर्थव्यवस्था का एक मेन पार्ट है। क्या है? कृषि जो इकोनॉमिक्स का है वह मेन पार्ट है। लोग कृषि के सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? खेत में क्या करते थे? नदी का उपयोग कर लेते थे। नदी के खन के वहाँ पर नदी कर लेते, ठीक है। तथा इसके अलावे में खेतों में कुआं का निर्माण भी करते या नदी करते थे, ठीक है।
नदी का मेन रीजन था, प्लस खेत में जो था ना ऐसे बना हुआ था, ठीक है। वहाँ पर क्या करता था, थोड़ा दूर में, इतना दूर में कुआं खोद देता था ताकि यहाँ पर कृषि कर सके। और आज के ज़माना में अगर कोई कृषि अगर करे बेस्ट तरीका से, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, और वहाँ पर इतना दूर से आप इतना खन दीजिए बहुत गहरा, और ये ज़मीन से ऊंचा रहना चाहिए, नहीं सॉरी ये नीचा रहना चाहिए, ये जो थोड़ा है ऊंचा रहना चाहिए, और वहाँ पर कृषि कीजिए, सबसे बेस्ट आपको निकलेगा अभी भी, अगर आप करते हैं तब। बट जिसके पास है खेत उसके लिए कर रहे हैं, आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए, कार्बन 14 पद्धति क्या है, ये भी 2 नंबर प्रश्न। देखिए ये और ये पुरातत्व, देखिए 2 प्रश्न में से आपको एक 100% आएगा, तो पुरातत्व से क्या समझते हैं, या ये आपको आएगा, ठीक है, याद कर लीजिए बेस्ट तरीका से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन 14 पद्धति। जीवाश्म की उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। क्या है, उम्र निर्धारण की एक पद्धति है। सभी जीवों में कार्बन 14 एवं कार्बन 12 की मात्रा मौजूद होती है। सभी जीव, जैसे जीव जंतु जो भी है, जीवों में क्या होती है, कार्बन और 12 और 14 मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही जीव मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई भी जीव हो गया उसकी मृत्यु हो गई, तो कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन और कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होने लगता है, मतलब कि वह खत्म होने लगता है। कौन सा, तो कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय मतलब खत्म होने लगता है। अतः कार्बन 12 से कार्बन 14 की तुलना करके जीवों के उम्र निर्धारण किया जाता है। मतलब कार्बन 12 की तुलना से 14 की तुलना करके उम्र निर्धारण किया जाता है। इस विधि का खोज 1946 में BF लीवी ने किया था। इस खोज किसके, कार्बन 14 पद्धति की खोज 1946 में BF लीवी देव ने किया था। यह आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का 100% पूछा जाएगा, आने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त, आपको समझ में आया कि नहीं, आया है कि नहीं, यस या नो, यस या नो, यस, चलिए बहुत अच्छा, आपको आया होगा। चलिए अभिलेख क्या है, अभिलेख क्या आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है। प्राचीन काल में विभिन्न राजवंश द्वारा अपने राज्य देश को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाने की कला अभिलेख कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन अभिलेख शास्त्र कहलाता है। देखिए पहले के जो राजा थे वह क्या करते थे, अपने राजवंश पर, जहाँ पर राज्य देश कहते, वहाँ पर पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाने के, कुछ न कुछ पत्थर उतर, बड़ा बड़ा पत्थर हुआ, वहाँ पर कुछ न कुछ लिखवाते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए ये आपके 10 नंबर प्रश्न है, और 10 नंबर प्रश्न आपको अगर बहुत ही विस्तार में जाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, एक्सप्लेनेशन 3 वीडियो मिलेगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। तो हड़प्पा सभ्यता जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 1600 मीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका सबसे उत्तरी स्थल मानदा दक्षिण स्थल दाइमावाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर तथा पश्चिम स्थल सुतकोंद्रा में है। समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है मेरे दोस्त, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट आपसे कमेंट करिए, कैसा आकार है, त्रिभुजाकार आकार है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए। कला मतलब कि कोई आर्ट नहीं होता, खुद के अंदर क्या कला है, जो आप सब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे, कला पढ़ रहे, क्या पढ़े, आर्ट। आर्ट का अर्थ क्या होता है, कला। एक आर्ट्स होता है, आर्ट्स में लगा दीजिए कहते तो अलग हो गया, लेकिन आर्ट होता है कला, ठीक है। एक आर्टिस्ट होता है कलाकार, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। देखिए आर्ट मतलब हो गया कला, एक हो गया आर्टिस्ट, तो ये होगा कलाकार, और ये हो गया कला, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की पक्की मिट्टी की बनी हुई अनेकों मोहरों द्वारा प्राप्त हुई जिनसे इसकी कलात्मक स्वरूप के विषय में जाना जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर मोहरे, मुद्राएं, अनेक चीज प्राप्त हुए हैं, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर की कला जो है वो बहुत ही विशेष रूप था, वहाँ पर बहुत ही अच्छा था, ठीक है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु की अनेक लघु मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। क्या हुई है, मिट्टी भी प्राप्त हुई है, धातु भी प्राप्त हुई, जैसे लोहा तो नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन तांबा, ये सब चांदी, ये सब हो गया ना, ये सब प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए, जिनसे तत्कालीन कला पर
यथोचित प्रकाश पड़ता है। मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पक्की हुई मिट्टी की अनेकों मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं, वृक्ष और मानव आकृतियां का अंकलन किया गया है। जो जो जैसे मोहरे प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ का मिला है? तो पशुओं, वृक्ष, मानव, जैसे पुरोहित राजा कहा जाता है, उसका भी चित्र मिला है, ठीक है, जो कि हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताए हुए थे। भवन निर्माण कला, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। ये सब जो प्राप्त हुई कहाँ हुई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही प्राप्त हुई, और कोई जगह पर नहीं प्राप्त हुई ज़्यादा खासकर। अनेक वस्तु कला उच्च कोटि की थी, मतलब कि जो अनेक जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी वह कहाँ के थे? हाईएस्ट थे, उच्च कोटि के थी। मूर्ति कला, मोहरों तथा मोहरों पर मूर्तियों की कला अत्यंत उच्च कोटि की है। वानर वालों बैल का चित्रण अत्यंत यथार्थ और प्रभावशाली है। वानर जिसे बैल नहीं होता है उसका था। मानव मूर्तियां को निर्माण में हड़प्पा संस्कृति के लोग ने दक्षता प्राप्त कर लिए थे। नर्तकी की कांसे की मूर्ति भाव भंगिमा अत्यंत ही आकर्षक है। इसे नृत्य होना चाहिए, नृत्य मृदा में बनाया गया था। समझिएगा, देखिए कहाँ के, यहाँ देखिए नर्तकी की मूर्ति जो मिली है वह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा खासकर याद आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी आपको कल ही करा देंगे। इससे अब देखिए आपको 2-3 आपको कमेंट करना हो, शुरू के ये सब प्रश्न आपको कमेंट करना है। उससे पहले मेरे दोस्त एक बात और आपको हम कहेंगे कि अगर आपका भाई बहन कोई भी दोस्त कोई भी आपके रिश्तेदार में कोई भी क्यों ना हो, उसे एक बार आप जरूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी। एक बार आप सब बताइए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। आप बड़े भाई को सपोर्ट करने से आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सपोर्ट कीजिएगा जैसे आपका भाई बहन है, कोई बिहार के जितने भी बच्चे हैं सब के सब पढ़े, ऐसा हम चाहते हैं। वो भी इसमें फ्री नॉलेज मिलेगा, कोई भी पैसा वैसा नहीं है। 10th क्लास का बहुत ही बेस्ट से बेस्ट दिया जाएगा, जिसका नाम है RDX सेल्फ स्टडी। जरूर बताइएगा अपने भाई बहन किसी को भी बताइएगा, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी के तरफ से आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है, तो जरूर जाके बताइएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या सीख मिली इसके बारे में आपको बताना है। प्लस में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, ये आपको अभी धराधर कमेंट में कर देना है। जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेंगे उसका कमेंट हम पिन करेंगे। लाइव में नहीं बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना प्रणाली विवेचना कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डाले। इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अभी इस नंबर का आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइए, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए PDF 12th पूरा ऑल नोट्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नोट्स जो चाहिए, मॉडल पेपर जो भी चाहिए, धड़ाक दबा कर कॉल लगाइए, इस नंबर पे आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।